नेपाल में आई त्रासदी पर अपडेट ये आया है कि नेपाल में 469 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक लापता 1400 लोगों की तलाश जारी है। नेपाल त्रासदी में 285 भारतीय लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वहीं तिब्बत में फंसे 200 भारतीय संपर्क में हैं। नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है। लगातार नेपाल में मदद भेजी जा रही है और मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि अब तक 47.5 टन राहत सामग्री भेजी गई है। 32 देश के करीब 600 लोग अभी भी लापता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेपाल से। नेपाल त्रासदी को लेकर के ये अपडेट सामने आई है। वहीं विनाशकारी जो फ्लड के बाद भी नेपाल में संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने चीन की सीमा से लगने वाले नेपाल के इलाकों में एक बार फिर महातबाही के आने की आशंका जताई है। नेपाल और चीन की सीमा के पास नदी के ऊपरी हिस्से में अब भी पानी जमा है। एक तरह का वाटर ब्लॉकेज मौजूद है जो टूट गया तो एक और विनाशकारी बाढ़ ला सकता है। इस इलाके की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें वहां एक झील में पानी जमा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी खतरे को देखते हुए बोटेकोशी नदी के निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों और राहत बचाव में जुटी टीमों को सुरक्षित जगह पर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट की तस्वीर है जहां पर अभी भी झील में पानी जमा है। नेपाल में लगातार महातबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है। नुवाकोट जिले के त्रिशूली इलाके में ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में नदी किनारे बाढ़ की भयावहता साफ दिखाई दे रही है। नदी के आसपास का पूरा इलाका मलबे और कीचड़ से पटा हुआ है। कई इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। नदी के किनारे जमी कीचड़ की मोटी परत को हटाने के लिए मशीनें लगाई गई है। नेपाल में महातबाही की ये खौफनाक तस्वीरें हैं। उधर बगहा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां वाल्मीकि नगर में गंडक नदी के किनारे करीब 1 क्विंटल वजन की विशालकाय मछली मिलने से लोगों में कौतूहल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि नेपाल की त्रिशूली नदी में आई तबाही और भारी बारिश के बाद तेज बहाव के साथ बड़ी संख्या में जलीय जीव जंतु वाल्मीकि नगर पहुंचे हैं। इसी दौरान नदी किनारे इतनी बड़ी मछली मिलने की खबर तेजी से फैली तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। अगली खबर बेतिया से है, जहां नेपाल में ग्लेशियर भूस्खलन के बाद आई भीषण बाढ़ से नेपाल में मची तबाही को लेकर पश्चिम चंपारण समेत बिहार के कई जिले अलर्ट मोड पर है। स्थिति का जायजा लेने बेतिया पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि नेपाल में ग्लेशियर से अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। इसका असर वाल्मीकि नगर के रास्ते बिहार के निचले इलाकों में पड़ने की आशंका को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। ग्लेशियर का भूस्खलन हुआ तो सर्वप्रथम पहले तो नेपाल में भगदड़ मचाया। गांव के गांव बाजार मार्केट 4-5 जिला में वो वहाँ तबाही मचाया। उसी का खौफ नेपाल से सटे हुआ है वाल्मीकि नगर। यहाँ मीडिया के लोग और खबर सब आने लगा कि यहाँ तबाही हो सकता है, लेकिन हम कल दिन भर नज़र रखे हुए थे। जो पहले इससे पहले जो पानी आया था 2.5 लाख क्यूसेक पानी आया था, लेकिन अभी तक में जो नेपाल से जो पानी आई 1,04,000 क्यूसेक पानी आई है। स्थिति अभी बेतिया की और वाल्मीकि नगर की समान है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात करेंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने की है बड़ी घोषणा। जी हां, टीआरई 4 परीक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। इस बार एक ही चरण में होगी टीआरई 4 की परीक्षा। सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। छात्रों की मांग पर सरकार ने 10 अहम फैसले लिए हैं।
परीक्षा सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में यह समिति बनेगी। छात्रों की परीक्षा संबंधी शिकायतों की भी सुनवाई होगी। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की गई है। छात्रों की शिकायतों का 30 दिनों में समाधान होगा। छात्रों के हित और भविष्य को लेकर सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। उधर इस बड़े फैसले के बाद पटना से बड़ी खबर है, जहां गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है। टीआरई 4 में एकल परीक्षा के सरकार के फैसले के बाद जश्न का माहौल है। गर्दनी बाग में धरना स्थल पर छात्र नेता दिलीप ने छात्रों के साथ आतिशबाजी की, जमकर पटाखा फोड़कर जश्न मनाया और आंदोलन को खत्म किया। जितने भी हमारे टीम के मेंबर थे सबने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी मीडिया बंधुओं को भी दिल से धन्यवाद और एकजुटता बनी रहनी चाहिए। अभी हम लोग का संघर्ष ऐसा नहीं कि आज खत्म हो जाए, धरना आज खत्म होगा, संघर्ष तो अभी जिंदगी भर चलेगा। छात्रों का और भी जो मुद्दा रहेगा उन मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। दिलीप भैया आप संघर्ष करो। उधर टीआरई 4 परीक्षा एक ही चरण में होगी। सीएम सम्राट के इस फैसले पर छात्र नेता खुशबू पाठक ने खुशी जताई है। छात्र नेता ने कहा कि सम्राट ने छात्रों और युवाओं की बात सुनी। 17 दिन के आंदोलन की आखिरकार जीत हुई। सीएम के फैसले के बाद धरना और अनशन खत्म हो गया। मंत्री सम्राट चौधरी ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि बिहार के युवाओं का जो मांगे थी, जो धरना स्थल गर्दनी बाग में अनशन पर बैठे हुए थे, सभी छात्र छात्राओं के, छात्र नेताओं की आज जीत हुई है। बिहार के युवाओं की जीत हुई है। लेकिन आज से गर्दनी बाग धरना स्थल पर अनशन आंदोलन सब कुछ समाप्त हो चुका है। और इस वक्त बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 4 मासूम बच्चों को पिलर से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के ढेंगा गांव का बताया जा रहा है। आरोप है कि कुछ बच्चों ने कुछ लोगों को जबरन उठाकर ले जाने के बाद पिलर से बांध दिया और लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद पेड़ से केला तोड़ने को लेकर शुरू हुआ था। इस मामले में स्थानीय पैक्स अध्यक्ष संजय यादव समेत अन्य लोगों पर बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद पीड़ित बच्चों की मां ने जमालपुर थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अगली बड़ी खबर रोहतास के डेहरी से है, जहां डालमिया नगर थाना क्षेत्र के मेदरी बिघा में घर के सामने बने नाले के पाइप में फंसकर एक 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के माता पिता रक्षाबंधन के लिए कैमूर से अपने रिश्तेदार के घर आए थे, तभी हादसा हो गया। बच्चे की मौत का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि बच्चा एक बैलून पकड़ने के लिए नाले के पास जाता है और पानी में गिर जाता है। नाले में लगे पाइप में बच्चा फंस जाता है, जिसमें बच्चा तड़पता हुआ दिखाई देता है। मौके पर परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को बाहर निकाला, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमार लड़का बारी खेलत रहे, हम नहात रही, वो नहात रहे, कोई ध्यान ना दिला, तो हमने के जन जाके घूम फिर के आइए ना जाए घरे। आ लड़का हमार लागत है पर चढ़ के ताकत होई, ओही में बस गिर गेल होई। अब प्रशासन भीड़ सगरो से जो के सीसी कैमरा पे करवा के आ सीसी कैमरा में देखवाई नहीं होने, देखवाई नहीं, सगरो प्रशासन भी तब जाके प्रशासन भी कॉल करनी जाए। उधर बड़ी खबर समस्तीपुर के रोसड़ा से है, जहां निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीसीएलआर यानी डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स कंचन कुमारी झा को कथित तौर पर 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ उनके सरकारी आवास पर छापेमारी की।
आवास के से करीब 13 लाख रुपए से अधिक नगद बरामद होने की बात सामने आई है। कल सुबह 9 बजे से शुरू हुई कार्रवाई करीब 14 घंटे तक चली और रात 11 बजे खत्म हुई। निगरानी के दस्तावेज के मुताबिक तलाशी के दौरान सरकारी आवास से 13,82,000 रुपए अतिरिक्त नगद बरामद किए गए। इसके अलावा शिकायत में करीब 37,000 रुपए की कीमत की वॉशिंग मशीन की मांग का भी उल्लेख है। फिलहाल DCLR कंचन कुमारी झा और सरकारी आवास पर काम करने वाले प्राइवेट नौकर सुमित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पीछे जाइए, पीछे जाइए। कौन है? हाँ, चलिए ये गाड़ी और ये गाड़ी जाएगी, दोनों गाड़ी के बीच में और क्या इनकी साजिश है, यही बात। इनकी साजिश है, साजिश बताइए। अभी मनोज कुमार का आप लोग नाम सुने हैं, उन्हीं की साजिश है। क्या साजिश की गई है? क्या साजिश की गई है आपके साथ? तो आप लोग सारा कुछ चार्ज से ही जाएगा, सब कुछ हो। में मैडम भी उपस्थित थी, DCLR मैडम कंचन कुमार झा, और आज से 4 दिन पहले बात हुई थी और उनके नौकर भी थे उपस्थित। तो 5 लाख की डिमांड हुई थी। मैंने कहा था कुछ कम किया जाए, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा कुछ तो कम कीजिए, हमारा तो सारा पेपर जेन्युइन है, स्पष्ट है, सारा जांच हो चुका है। इसके बाद बोले अच्छा ठीक है देखेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा कम कर लीजिए, कम से कम 4.5 कीजिए। बोले ठीक है। तो मैं कहा ठीक है 4.5 लाख का अमाउंट ज़्यादा है, थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन बोले नहीं, इतना समय नहीं मिलेगा। तो हम कहे थोड़ा देखते हैं, कहीं मिलेगा तभी देंगे, हमारे पास इतना पैसे तो है नहीं। कितना दिया? तो आज हम 2 लाख रुपये अन्वेषण विभाग को जानकारी देने के बाद की डिमांड की जा रही है। तो अन्वेषण विभाग की जानकारी को आज हम 2 लाख रुपए दिए, और जो गिफ्ट में मांगा गया था हमसे वॉशिंग मशीन, वह वॉशिंग मशीन मैंने गिफ्ट में दिया था। ये घटी थी, ये मनोज कुमार, ये माधोपुर वार्ड नंबर 8, थाना विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इनकी माताजी के नाम एक जमीन थी जिसे अतिक्रमित कर लिया गया था इनके ही ग्रामीण के द्वारा। इन्होंने अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु भूमि उपसमाहर्ता रोसड़ा के यहाँ एक भूमि निराकरण वाद दायर किया था। उस वाद में मदद के लिए इनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। मांग करने वाले जो सुमित कुमार, जो इनके यहाँ सहायक, घरेलू सहायक के रूप में और दलाल के रूप में काम करते हैं, वो और मैडम का भी नाम आया था। इस संदर्भ में निगरानी स्तर से सत्यापन की कार्रवाई की गई। सत्यापन के दौरान जो आरोप लगाए गए थे इन दोनों पर, वो सत्य पाए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार में सूखे नशे का कारोबार तेज है। पटना सिटी में करोड़ों की नशीली दवा के खेप जब्त की गई है। गोदाम में बड़ी मात्रा में कफ सिरप, इंजेक्शन, टैबलेट और कैप्सूल को देख पुलिस भी हैरान रह गई। तो मोतिहारी में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 1 करोड़ के गांजे की खेप जब्त की है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में सूखे नशे का धंधा कितना तेज है, इसकी गवाही ये 2 तस्वीरें दे रही है। पटना सिटी में मद्य निषेध विभाग की टीम ने करोड़ों की नशीली दवा जब्त की, तो मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने 1 करोड़ की गांजे की खेप को जब्त किया। पटना सिटी की तस्वीरें चौंकाने वाली है। मद्य निषेध विभाग ने राजधानी में नशे के खेल का पर्दाफाश किया। आप जो ये कार्टन देख रहे हैं, इसी कार्टन में प्रतिबंधित कफ सिरप, इंजेक्शन, टैबलेट और कैप्सूल भरे हुए हैं। ये सभी दवा नशे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जब्त दवा की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। प्रशासन की टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने 613 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप, 162 कार्टन इंजेक्शन और नशे की दवा जब्त की है। इस नशीली दवा के रैकेट और कारोबार से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए छापेमारी तेज हो गई है। 613 जो है कार्टून जो है कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद हुआ, प्रतिबंधित जो है, जिसका इस्तेमाल नशा के रूप में जो है जुआओं के द्वारा किया जा रहा है। और लगभग जो है बाकी जो शेष है उसमें टैबलेट भी है, इंजेक्शन भी है, जो भी वो भी नशा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा जो है उसको सत्यापित करा लिया गया है। लगभग जो है कुल मिलाकर इसका मूल्य जो है अनुमानित मूल्य करोड़ों में होगा। अब नशे के कारोबार की ये दूसरी तस्वीर देखिए।
ये तस्वीर है मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर की, जहां से पुलिस ने 1 करोड़ के गांजे की खेप को जब्त किया है। नेपाल से गांजे की बड़ी खेप बिहार आ रही थी। पुलिस ने संदिग्ध ट्रक को रोका और तलाशी ली। ट्रक के अंदर से 1 क्विंटल 88 किलो गांजा पकड़ा गया। पुलिस ने गांजा तस्कर शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस कारोबार के पूरे सिंडिकेट का पता लगाने में जुट गई है। पटना और मोतिहारी की इन दोनों तस्वीरों से साफ है कि बिहार में सूखे नशे का धंधा तेज है। शराबबंदी के बाद बिहार में स्मैक, गांजा, हेरोइन और नशीली दवाओं का कारोबार बढ़ गया है। बिहार का कोई भी इलाका नशे के धंधे से अछूता नहीं है। नशे का कारोबार हर जगह पैर पसार रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा और मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अगली खबर धनबाद से है। धनबाद में घूम रहे हैं आवारा कुत्तों के आतंक से लोग खौफ में हैं। न्यू कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर के पास 5 साल की आरोही पर दर्जनों आवारा कुत्तों के झुंड ने जानलेवा हमला बोल दिया और उसे बुरी तरह से नोच डाला। बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कुत्तों के जबड़े से मासूम की जान बचाई। कुत्तों के हमले की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घायल बच्ची को तुरंत SNMMCH में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद उन्होंने नगर निगम के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अधिकारियों की तरफ से केवल टाल मटोल भरा रवैया देखने को मिला। 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर पिता ने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर रोक लगाने की गुहार लगाई। ऐसा ना हो कि मेरा तो बच्चा चलो ठीक है, परेशान हुआ, मैं परेशान हुआ, और इसमें सारा दोष नगर निगम जो है वो लोगों का है। नगर आयुक्त ये लोग ध्यान नहीं दिए और गरीब का बच्चा नुचता रहा। इसलिए मैं नहीं चाहता, मुझे किसी को दोष आरोपण करने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी बच्ची के साथ जो हुआ वो और किसी के साथ न हो। और अगली बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां चक्रधरपुर पुलिस ने सोना, चांदी और कैश की चोरी कांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने शहर के कुख्यात दिलावर अली उर्फ लादेन के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के ठिकानों से चोरी का जेवर और 4 मोबाइल भी बरामद कर लिया है। बता दें कि चोरी कांड का सरगना दिलावर अली उर्फ लादेन कई घटनाओं का अभियुक्त है। 20 मई को वार्ड नंबर 6 की घटना है। संजीदा बेगम के घर से सोना, चांदी और नगद रुपया चोरी करने की घटना सामने आई थी। एंड इस घटना में जिस आरोपी का नाम था, उस आरोपी का नाम काफ़ी घटनाओं में पहले आ रहा था। कई साल से इसके विरुद्ध काफ़ी केसेस और कंप्लेंट्स दर्ज हुए थे। इसका नाम है दिलावर उर्फ लादेन। गोपालगंज में एक ऐसा थाना है जहां सावन पूर्णिमा के दिन थानेदार से लेकर पुलिसकर्मी तक वर्दी की जगह पीली धोती में नजर आते हैं। थानेदार धोती पहनकर यह जवान की भूमिका में है और वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हैं। आप भले ही इसे अंधविश्वास कह लें या कुछ और, लेकिन आज भी इस परंपरा का निर्वहन हर वह थाना प्रभारी करते हैं जो इस विशेष दिन यहाँ पदस्थापित होते हैं। मान्यता है कि कुचायकोट थाना परिसर में अंग्रेजों के जमाने से सती पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। सावन पूर्णिमा पर थानेदार पूजा पर यजमान के रूप में बैठे हैं। सभी थाना के पूरा स्टाफ, गांव के लोग और पूरे थाना क्षेत्र के लोग, सभी लोग मिल के पूजा कराते हैं। सभी जनता के सहयोग से पूजा होता है और जो भी लोग मन्नत अपना मांगते हैं वो माता जी के आशीर्वाद से पूरा किया जाता है। पूर्णिमा के दिन यहाँ मान्यता है कि अंग्रेजों के ज़माने से ही 1865 से ही जो भी थानेदार यहाँ रहे या प्रशासनिक पदाधिकारी रहे, अगर पूजा नहीं की गई उस समय उथल पुथल मचा रहता था यहाँ। जब जब पूजा की गई, थाना और जिला, कुचायकोट थाना और गोपालगंज जिला शांतिपूर्ण तरीके से साल भर अपना काम करता है। सती माता का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है जो यहाँ सन 1830 ईस्वी से इस मंदिर को स्थापना किया गया, जिसके यहाँ से माता सती का पूजा पाठ हर रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। भले ही इसे अंधविश्वास कहें या फिर मान्यता, 1865 से चली आ रही ये मान्यता आज भी कायम है और यहाँ आज भी सावन की पूर्णिमा पर भव्य तरीके से पारंपरिक रूप से पूजा होती है और थाने के थानेदार
पीली धोती में यजमान बनकर शामिल होते हैं। थाना का पूरा परिवार इस कार्यक्रम में शामिल होता है और सती की पूजा विधिवत रूप से की जाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और आज रक्षाबंधन है, भाई बहन के प्यार का त्योहार है, सुरक्षा के बंधन का पर्व है। हर तरफ रक्षाबंधन का उत्सव देखा जा रहा है, उत्साह देखा जा रहा है। रक्षाबंधन को लेकर सासाराम में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांध रही हैं और उनके लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर भाई भी अपने बहन के लिए हर तरह के सहयोग करने का वचन दे रहे हैं। बता दें कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है। इस अनुपम त्यौहार में जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। उधर पटना में रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी संख्या में स्कूल की छात्राओं ने पुलिस कर्मियों के हाथों पर राखी बांधी, तो पुलिस के जवानों ने भी इन बेटियों की रक्षा का वचन दिया। पकड़ लीजिए। कॉन्फिडेंस तो आया। तो आज रक्षाबंधन है, भाई बहन की प्यार का त्योहार है, सुरक्षा के बंधन का पर्व। हर तरफ रक्षाबंधन का उत्सव देखा जा रहा है। ऐसे में हमारी सीमा पर देश की रक्षा में तैनात सुरक्षा बल के जवानों को भी उनकी बहनों ने राखी बांधी है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बीएसएफ कैंप में मनाए गए रक्षाबंधन के त्योहार की भावुक तस्वीरों से जुड़ी देखिए इंडो नेपाल बॉर्डर से हमारे संवाददाता राजन वैद्य की एक खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पे मौजूद हूँ। रक्षाबंधन का फेस्टिवल है और इस मौके पे जो है नन्ही लड़कियां जो हैं अपने बीएसएफ जवानों को जो कि देश की रक्षा करते हैं उनके पास राखी बांधने यहाँ पहुंची। उनकी कलाई पे राखी बांधी गई, उनकी लंबी उम्र की कामना की गई, क्योंकि ये एक ऐसा स्नेह है जो बहनों का जो प्रेम है उनके भाइयों के प्रति एवं भाइयों का जो प्रेम है वो उनके प्रति उसको दर्शाता है। क्योंकि एक आश्वासन, एक जो हमेशा से जो पहली पंक्ति में रक्षा की हमेशा से बीएसएफ जवान जो मौजूद रहते हैं वो देते हैं कि वह देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमेशा जो है यहाँ पे मौजूद है। और वही एक तरह से भाई जो है अपनी बहन की रक्षा करता है, उसी तरह ये बीएसएफ के जवान जो है देश में जब पहली पंक्ति में सुरक्षा की खड़े होते हैं तो ये एक संदेश वहां से देते हैं कि जब तक ये यहाँ पे डटे हुए हैं सब देशवासी जो है वो बिल्कुल सकुशल बहुत ही अच्छे ढंग के साथ सभी फेस्टिवल्स को मना पाते हैं। बेटा, आपने अब राखी बांधी अपने बीएसएफ जवानों को, कितना आपको प्राउड फीलिंग हुई? अच्छा हुआ। आप आए, राखी बांधी, क्यों बांधी इनको? सर जी आप बताएं, आपको अच्छा लगा? यस सर। ओके, राखी बांधी किसको? बीएसएफ फौजियों को। फौजियों को, तो फौजियों को जो है राखी बांधी गई है। आप देख सकते हैं कि हाथों में जो है यहाँ पे मिठाई भी है, कलाई पे बांधने के लिए ये राखी भी है। और ये जो है अपने देशवासियों को एक तरह से ये बहनें भी संदेश दे रही हैं और अपने बीएसएफ जवानों को भी संदेश दे रही हैं कि समूचा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि ये जानते हैं जब तक ये यहाँ बॉर्डर पे डटे हुए हैं तब तक ये बिल्कुल। आप बताएं, आपने आज अपने बीएसएफ जवानों को राखी बांधी, कितना आपको अच्छा फील हुआ क्योंकि देश की रक्षा करते हैं? मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ है कि मैंने उनको राखी बांधी है। और बहुत स्टूडेंट्स आए हैं दूर दूर से उनको राखी बांधने, वो अपने घर नहीं जा सकते, उनका घर बहुत दूर है। इस पावन अवसर पर हम उन्हें राखी बांधने आए हैं। हमें भी अच्छा लगा और उन्हें भी अच्छा महसूस हुआ होगा। तो आप देश की सुरक्षा भी करते हैं, भाई भी जब आप भाई की हाथों में कलाई में राखी बांधती हैं वो भी आपको एक आश्वासन देता है कि आपकी रक्षा करेगा। ये तो समूचे देश की रक्षा करते हैं, तो समूचा देश इनके साथ खड़ा है। आज क्या कहना चाहेंगे अपने भाइयों को? हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि उनकी लंबी आयु की प्रेरणा करेंगे कि उनकी सदा वो रक्षा करते रहें देश की ऐसे ही, और हम भी सुरक्षित रहें। हमेशा आते हैं, आगे भी आते रहेंगे? हाँ यस, आते रहेंगे और हमेशा आते हैं हम। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि ये वो बहनें हैं, समूचा देश जो है अपने जो
देश के जवान हैं उन पे प्राउड एक फीलिंग हमेशा से रहती है, क्योंकि देश की सुरक्षा की पहली पंक्ति में हमेशा से बीएसएफ जवान रहते हैं। और ऐसे इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है इन बीएसएफ जवानों के लिए कोई भी इवेंट हो, दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, अपने घरों तक, अपनी बहनों तक, अपनी फैमिली तक पहुंच पाना। लेकिन जब ये इस तरह के जेस्चर होते हैं, यहाँ पे जिनकी कलाई पे राखी बांधने के लिए जो है बहनें आज आई हैं, वो ये मैसेज लेके आई हैं कि आज समूचा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। वो जानते हैं कि देश की रक्षा, देश की सुरक्षा सबसे पहले आती है, इसलिए वे अपनी ड्यूटी देने के लिए यहाँ पे डटे हुए हैं। लेकिन ऐसे में एक मैसेज देशवासियों का ये भी है कि चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, इवेंट हो, देश उनके साथ खड़ा है, देश उनकी इस कुर्बानी को समझता है और देश यही चाहता है कि उनके बीएसएफ जवान इसी तरह डटे रहें, उनकी लंबी आयु हो और इसी तरह वो देश की सुरक्षा करते रहें। राजन वैद, न्यूज़ 18, इंडो पाक बॉर्डर।